वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का विजिटर वीज़ा 10 साल का हमें कैसे मिला है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाए थे? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा 10 साल का मिलता ही नहीं है, वो 3 मंथ का मिलता है, 1 मंथ का मिलता है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को 10 साल का ये वीज़ा कैसे मिल सकता है। ये मेरे रिलेटिव थे, उनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था, विजिटर वीज़ा, और वो भी कनाडा से ही किया था, कंसल्टेंट के थ्रू किया था, खुद अप्लाई नहीं किया था। वो जब कनाडा आएँगे उनको मैं एयरपोर्ट से भी लेने जाऊँगा और आपको मिलवाऊँगा भी सही उनसे कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उनका वीज़ा लग गया था। क्योंकि ऑब्वियसली जिसका भी वीज़ा लगता है तो वो एक्साइटेड ही होता है, खुश ही होता है कि उसको वीज़ा मिल गया। जब बंदा फाइल लगाता है तो दुआ ही करता रहता है कि मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा वीज़ा लग जाए। तो वो आज मैं आपको सारी डिटेल इसमें बताऊँगा, और इसमें जो एक मज़े की बात है, हमने 2023 नवंबर में अप्लाई किया था और हमें नवंबर में ही कनाडा का 10 साल का वीज़ा मिल गया। जैसे अभी आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। आपको मैं वीज़े वाला पेज दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है विज़िटर वीज़ा लिखा हुआ है, ठीक है? मल्टीपल एंट्री है और 2023 से लेके 2033 तक का 10 साल का उनको वीज़ा मिला है। अब ये 10 साल का मतलब है कि वो कनाडा में 10 साल तक कभी भी आ जा सकते हैं। ड्यूरिंग 6 मंथ वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, 6 मंथ से ज़्यादा वो कनाडा में स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने 6 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे स्टे करना है, तो वो आईआरसीसी को लेटर लिखना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है, वो आपका स्टे एक्सटेंड भी हो जाता है। अदरवाइज़ आपको कनाडा से बाहर जाना पड़ता है, चाहे आप अमेरिका जाएँ, मेक्सिको जाएँ, पाकिस्तान जाएँ, किसी भी कंट्री जाएँ, आपको कनाडा से एग्ज़िट लेनी पड़ती है। और जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता है, तब तक आप कनाडा में आ जा सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो इनविटेशन लेटर के बारे में थी, कि इनविटेशन लेटर कितनी कैटेगरी के होते हैं और कौन सा इनविटेशन आप लगाएं तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसमें मैंने इनविटेशन लेटर भी लगाया था, साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाई थी, जॉब लेटर भी लगाया था, सारी चीज़ें साथ लगाई थी, तो तब भी जाके उनको ये वीज़ा मिला है। तो जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ अपलोड नहीं करेंगे, आपको वीज़े का रिस्पॉन्स भी जल्दी नहीं आएगा, वो भी लेट भी हो सकता है। अब जैसे काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं, सर हमने विज़िटर वीज़ा अप्लाई किया था, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, कोई कहता है 3 मंथ, 6 मंथ भी हो गए हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए, जब तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड नहीं किए होंगे, सही साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होंगे, तो वो आपको रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। जब आप अपनी फ़ाइल 100% आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करते हैं, अच्छी फ़ाइल आप लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, चाहे वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो आजकल पाकिस्तान में बायोमेट्रिक जो है वो भी चेंज हो चुका है सिस्टम। पहले ये था कि आप खुद अब अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवाते थे, टाइम वगैरह भी खुद लेते थे। अब जब आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको 2-3 दिन बाद लेटर आ जाता है बायोमेट्रिक का, कि आप बायोमेट्रिक करवाएं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, लाहौर में है और कराची में है। इन 3 सिटी में आप कहीं पे भी करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि अब आप खुद बुक नहीं कर सकते हैं, तो आप ये अपना लेटर वीएसएफ वालों को मेल करते हैं और वो आपको आपकी जो बायोमेट्रिक की डेट है और टाइम है वो आपको खुद देते हैं और मेल करते हैं। विद इन 5 बिजनेस डेज में वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आपकी इस दिन आपकी बायोमेट्रिक की डेट है और इस टाइम आपने आना है। पहले तो ये था ना कि आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवाते थे, अब ये नहीं है, आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक नहीं करवा सकते हैं। हाँ, ये है कि आप किस सिटी में करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। अब इसके साथ जो हमने और डॉक्यूमेंट साथ लगाए थे, उनके हैंड से जिनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया था, उन्होंने साथ अपनी जॉब्स की भी लगाए, उनका बिज़नेस था वो भी उन्होंने साथ लगाया, उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी वो भी साथ लगाए, बाकी एफआरसी, एमआरसी वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साथ लगाए। क्योंकि मैंने उनको पहले कहा था कि ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, जब आपके रेडी हो जाएँगे आप मुझे भेजना, मैं चेक करूँगा कि ये वाक़ई अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, उसके बाद हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको एक चेक लिस्ट दे देते हैं कि ये चेक लिस्ट है, आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब एक पाकिस्तान में होता है स्टाम्प पेपर, काफ़ी लोगों को स्टाम्प पेपर का पता होता है। अब
स्टाम्प पेपर के ऊपर आप अपनी चीज़ें भी लिखवा सकते हैं, जिसमें ज्वेलरीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसमें हर चीज़ अपनी मेंशन करवा सकते हैं। वो आप मेंशन करवा सकते हैं जो आपके नाम पे हो। बाकी चीज़ें आप उसमें ऐसे कुछ भी ना लिखें जो आपके नाम पे ना हो या आपके पास नहीं है, तो आप उसमें ऐसे मेंशन नहीं करवा सकते हैं। अगर आप करवाएँगे तो उनको पता चल गया, तो वो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है और आपका वीज़ा भी तो रिफ्यूज़ होगा ही होगा, लेकिन साथ बैन लगने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। जो मोस्टली लोगों को लग के आता है 179 बी, कि हम आपके सर्टिफाइड नहीं थे कि आप कनाडा से वापस चले जाओ, वो यही होता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से आपको 179 बी लग के आता है। तो वो उनको मैंने कहा था कि या आप स्टाम्प पेपर बनवाएँ, वेरीफ़ाई करवाएँ वहाँ से, वो स्टैम्प वगैरह लगवाई वहाँ से अटॉर्नी से। वो जैसे उनका स्टाम्प पेपर रेडी हो गया, उन्होंने मुझे भेजा। क्यों, ये जो स्टाम्प पेपर होते हैं ये आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है, उसमें डेट वगैरह लिखी होती है। आप 6 मंथ के अंदर-अंदर आप अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं, और आपको साथ बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाएँ, तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास 6 मंथ की नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन आता है 3 मंथ, 4 मंथ, वो भी नहीं है, तो लास्ट जो ऑप्शन है, वो आपके पास आता है बैंक बैलेंस सर्टिफ़िकेट का। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो सर्टिफ़िकेट के ऊपर शो हो रहा होता है। लेकिन बस ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें सब कुछ ही मेंशन होता है कि आपकी सैलरी आ रही है, आपके डिपॉज़िट हो रहे हैं, विथड्रॉ हो रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड उसमें आता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी स्टेटमेंट बनिस्बत सर्टिफ़िकेट से। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैं उनको बताता गया, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते गए। जब उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गई, तो फिर मैंने यहाँ पे कंसल्टेंट को दी, कंसल्टेंट ने अप्लाइज़ किया, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 डेज़ में रिस्पॉन्स आ गया था कि आपको वीज़ा मिल गया, आप पासपोर्ट सबमिट करवाएँ। बात रह गई कि 10 साल का कैसे मिलता है? मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें या किसी भी कंट्री का आप करते हैं, अब मुझे तो कनाडा का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ क्योंकि कनाडा का ही शेयर करूँगा। अब मैंने उनको पहले ये कहा था कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएँ और 10 साल की एक्सपायरी वाला उसको बनाएँ। अब मोस्टली ये होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो जितनी ज़्यादा आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी रह रही होती है, आपको उतना ही वीज़ा मिल जाता है। अब इनकी 8 साल की रह रही होती या 7 साल की रह रही होती, तो इनको हो सकता था 5 साल, 6 साल का मिलता। अब इनके पासपोर्ट की एक्सपायरी 10 साल का था, तो उन्होंने इनको वीज़ा भी 10 साल का दे दिया है। क्योंकि जब हम अप्लाई करवा रहे थे, उससे 1 महीना ही पहले इन्होंने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाया था। अब जैसे रिन्यू करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको वीज़ा मिला तो वो भी 10 साल का मिला। अब जब आप लोग अप्लाई करते हैं, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 1 साल रह रही होती है या 2 साल रह रही होती है, तो वो इसलिए आपको 6 मंथ या 1 ईयर का आपको मिलता है। तो जब भी आप अप्लाई करें, आपकी कोशिश करें कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपको कनाडा का वीज़ा ज़्यादा मिल सके। बाकी तो वो जो लोगों का है, यहाँ पे आके उसको कन्वर्ट करें, विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट में आके कन्वर्ट करते हैं, और काफ़ी स्ट्रगल उसमें करनी पड़ती है, तब जाके कन्वर्ट होता है। लेकिन पहला स्टेप तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, सेकंड ये है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़्यादा हो, और सबसे जो मेन है कि लोग कहते हैं कि बस हमें वीज़ा मिल जाए, वहाँ पे जाके हम सेटल्स हो जाएँगे। तो अब यहाँ पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए थे। अब मैं सिर्फ़ उनको इन्विटेशन भी लेटर दे सकता था कि ये इन्विटेशन लेटर है, आप जाके अप्लाई करें। लेकिन जब मैंने अपनी प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंट साथ लगाई हैं, तो उनके और ज़्यादा चांस हो गए थे कि उनको वीज़ा मिलने के लिए। कि जब कोई आपको यहाँ से इनवाइट करता है, सिटीज़नशिप है उसकी कनाडा में, वो कनाडा का सिटीज़न है या पीआर है, तो वो आपकी फ़ाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर यहाँ पे आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको अपनी फ़ाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, कि ताकि आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाए। अब एक है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ के प्लस दिखाई है, तब भी उनका कनाडा का विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होती है, आपको और चीज़ें भी साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। जब तक आप अपनी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड नहीं करते, या जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप नहीं देते हैं, वो आप रिक्वायरमेंट बीट नहीं कर पाते हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं करते हैं, तो तब भी वो चांस होते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है।
उनसे मैंने पूछा था कि आपने 1 करोड़ की तो बैंक स्टेटमेंट लगा दिया साथ, तो फिर और क्या डॉक्यूमेंट, ना उनकी जॉब थी ना उनका बिजनेस था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट सिर्फ शो करवाई। और जब बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाई है, उनकी जब बायोमेट्रिक हुई तो उन्होंने अपने पैसे विदड्रॉ करवा लिए थे। देखिए, जब आप अपने पैसे विदड्रॉ करवाते हैं आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद ही आपकी फाइल पे काम होता है। वो आपका फाइल उस टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाती है। बायोमेट्रिक से तो ये होता है कि उनको पता चलता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और जब आपकी फ़ाइल चेक होती है वो आफ्टर बायोमेट्रिक के बाद, अगर आप उससे पहले पैसे ड्रा कर लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे, तो वो आपकी जब फ़ाइल चेक होगी, आपका अगर वो अकाउंट देखेंगे, आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो वो आपको कैसे वीज़ा दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब जैसे लोग हैं वो कोई मामू से लेते हैं या चाचे से लेते हैं, किसी से भी लेके, दोस्त से लेके वो पैसे अकाउंट में तो रखवा देते हैं, लेकिन जब उनकी बायोमेट्रिक होती है वो विदड्रॉ करवा लेते हैं, तो फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई करते हैं, तो तब भी मुश्किल होती है आपको वीज़ा मिलने के लिए। अगर किसी को विजिटर वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर बता भी दूंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं। क्योंकि जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हैं वो तो कहते हैं बस आप हमें फ़ीस दे दें और पासपोर्ट दे दें और बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप ऐसे एजेंटों की बातों में ना आए, क्योंकि उनको फ़ीस से मकसद है, उनको ये मकसद नहीं है कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। जब आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा तो वो कहेंगे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, फिर हम अप्लाई करते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो फिर सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, जी देखें जी इनको वीज़ा मिल गया है, वीज़ा मिल गया है। वो फिर अपनी मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो आप इन एजेंटों से भी बचें, पहले अपनी खुद सर्च करें और उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।